Bismillahirrahmanirrahim. So before the test, we'll be discussing the attempt strategy related to the IOBM's entrance test examination. तो एक बात ये याद रखनी है, जो कि मैंने जहाँ पे सैम्पल पेपर भी आपको सॉल्व करवाया हुआ है, क्लासेस में भी मैं आपको ये बात बड़ी इन डेप्थ और इन डिटेल बताता रहा हूँ कि जो IOBM का पेपर है ये सेक्शन वाइज टाइम बार्ड होता है कि एक स्पेसिफिक सेक्शन को स्पेसिफिक टाइम में आपने करना होता है। तो इंग्लिश जो है ना वो मेजर पोर्शन होती है। 115 आइटम्स होते हैं पेपर के अंदर, और अगर आप ये देखो कि 25 और 15 40 एंड जो आपके पास जो है यहाँ से फिर ये 10 क्वेश्चन ये और फिर 10 ये 20। तो आउट ऑफ दीज 115 आइटम्स तो आपके पास ये हो गए थे 40, और फिर उसके बाद जो है ना आपके पास 20 क्वेश्चन ये, तो 60 क्वेश्चन जो थे वो आपके पास इंग्लिश से होते हैं हमेशा। ठीक है जी। सो इंग्लिश से होते हैं आपके पास। सो 40 क्वेश्चन और ये 60 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के आउट ऑफ दीज 115। फिर 25 हमारे पास मैथमेटिक्स का, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन ये कहते हैं। 15 सीरीज के और 15 जीके के क्वेश्चन हैं। एंड मैं ये समझता हूँ कि सीरीज और जीके के लिए बड़ा एम्पल टाइम होता है। जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा वो इन दो सेक्शन में होती है, यानी इंग्लिश के जो चारों सेक्शन हैं, ठीक है, और जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इनके अंदर इशू होता है ज़्यादा। अब क्योंकि इनका पेपर नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हैं, टाइम कम है, एंड स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन को अटेम्प्ट करना होगा आपने। यानी कल जब इंशाल्लाह आप लोग पेपर दोगे, पेपर अटेम्प्ट से पहले जो पेपर आपको एग्जामिनर्स वहाँ पे पेपर इंस्ट्रक्शन देंगे, एग्जाम इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके अंदर वो बड़ा आपको क्लियरली मेंशन करेंगे। बड़ी ये बात आपको बड़े वो क्लियर बताएंगे कि भाई जब तक हम आपको कहेंगे नहीं, आपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर नहीं जाना। ये इंस्ट्रक्शन मैं बता देता हूँ, यू विल बी गिवन सेपरेट इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। अच्छा, जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो कहेंगे जी टाइम इज अप फॉर दिस सेक्शन, अगला सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और इंस्ट्रक्टर जो है ना वो आपको बताएगा कि अब आप इस पार्ट को नहीं अटेम्प्ट कर सकते, और कब आपने अगला पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, ये तो सबको मैं हमेशा कहता हूँ, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और एक इंस्ट्रक्शन में से ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक्स की थी, उनकी मिस्टेक्स की बेसिस के ऊपर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बात मैं कर रहा हूँ कि जो हमारा ये होता है ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन के अंदर हमें 5 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग के लिए और 5 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चंस के लिए। यानी हमने पहले रीडिंग करनी है और फिर हमने उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखना है, और रिटेन रखने के बाद हमने उस इन्फॉर्मेशन को अटेम्प्ट करना है। फिर आप एग्जामिनर कहेगा कि नाउ यू कैन टर्न ओवर द पेज एंड यू कैन मार्क द आंसर्स। तो ये बड़ा ईजी है, ये बड़ा ईजी है कॉम्प्रीहेंशन, और रिटेन रह जाती है, कोई मुश्किल नहीं होता। मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है कि आप फैक्ट्स और फिगर्स को देखो, जहाँ पे वो देयर फोर का वर्ड यूज है तो आगे कोई रीजन बता रहा है, इन कंक्लूजन का वर्ड है तो वो कोई रीजनिंग बता रहा है। तो वो चीज़ों रिटेन रख लेता है इंसान, रखने का मसला नहीं होता। एक मिस्टेक वो नहीं करनी, वो ये है कि आपको बिल्कुल अलाउ नहीं होता कि आप जो है ना इस चीज़ को कहीं पे लिख रहे हैं। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, कहीं पे आप इसको लिख लें, उसके आंसर्स को मैं बाद में मार्क कर लूँगा, ये मिस्टेक नहीं करनी। इसके ऊपर लास्ट सेशन का जो टेस्ट था फॉल 2025 का, उसके अंदर कुछ एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स को फिर जो है ना वो बहुत उसके ऊपर जो है ना वो हार्शली ट्रीट किया था। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द टेस्ट। ये बड़ा एडवांटेजियस है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है तो एक बात यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। मैं भी बताऊंगा कि भाई टाइम इतना शॉर्ट है, और अगर हमें तुक्के लगाने पड़ जाते हैं तो क्या हमें तुक्के लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगाने चाहिए तो कैसे लगाने चाहिए। तो ब्लैंक शीट जो है ना वो आपको आंसर शीट के साथ दी जाती है रफ वर्क के लिए, लेकिन ये इंग्लिश उस पर लिखने नहीं देते। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि चांस मिल जाए किसी को तो फिर वो एक अलग सीन है। ठीक है, द शीट मस्ट बी रिटर्न विद द आंसर शीट। हाँ, ये मसला बनाएगी फिर वो शीट ना फिर आपने रिटर्न करनी होती है। बाद में किसी एग्जामिनर ने देखा कि जी इंग्लिश के आंसर मार्क किए हुए थे, फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। अप्रोप्रिएट चॉइसेस को जो है ना वो आपने क्या करना होता है, वो फिलअप करना होता है। ठीक है, और क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर कुछ भी आपने नहीं लिखना, क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना। बेसिकली पेपर प्रिंटेड इनका पेपर होता है, पेपर बेस्ड पेपर है, और वो शीट्स होती हैं अटैच्ड होती हैं वाया स्टेपल। इस तरीके से जो है ना इनका क्वेश्चन पेपर की चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रक्शन में स्टार्ट में तो आपने कैंडिडेट नेम, फादर नेम, अपना प्रोग्राम और जो ग्रुप था आपका, यानी ग्रुप किसका आपका सुबह मॉर्निंग में आया, इवनिंग में आया, टेस्ट आया, आफ्टरनून में आया, कब आया, ये लिखना होता है। ठीक है, तो 6 पार्ट्स हैं, देख के अटेम्प्ट करने हैं, और टाइम बार्ड है 70 मिनट्स में 115 आइटम सॉल्व करने होते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो वोकैबलरी का पोर्शन है ना, वोकैबलरी के पोर्शन के अंदर आपने क्या अटेम्प्ट स्ट्रेटजी रखनी है। देखो वोकैबलरी के पोर्शन के अंदर होता क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनके हमने मीनिंग्स मार्क करने होते हैं, डायरेक्ट मीनिंग्स उनकी रिप्लेसमेंट करनी होती है, जो बहुत ज़्यादा हमने एक्सरसाइजेज में भी किए हुए हैं, इसकी मास्टर क्लास में भी कवर अप किए हुए हैं।
तो एज सुन एज यू कैन सी द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड या उसकी रिप्लेसमेंट आपको जैसे मिले, आप क्या करें, उसका आंसर जो है ना वो मार्क कर दें। ठीक है, राइट आफ्टर दैट आप साथ ही उसका आंसर क्या कर दें कि आप उसका आंसर जो है ना वहाँ पे मार्क करते जाएं। इसका आपको एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज उसका आपको ये होगा कि जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि टाइम इसके लिए 10 मिनट्स है। तो 25 क्वेश्चन को क्विकली रीड आउट किया, जो जो मुझे 100% आते जा रहे हैं मैं उनको मार्क करता जा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यार 2 मिनट रह गए हैं या 3 मिनट रह गए हैं, तो मैंने मैंने लेट से इस 25 में से 20 तो मुझे आते थे, मैंने मार्क किए हैं, 20 क्वेश्चन मैंने मार्क किए हैं, 5 रह गए, मैं क्या करूँ, तुक्का लगाऊं? जी हाँ लगाएं। लेकिन सब पे फिर एक चॉइस लगानी है, सब पर एक चॉइस लगानी है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है, देखो 5 क्वेश्चन में से लेट से 2 के भी आंसर्स ए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 के भी आंसर्स ए हैं, और आपने उन 5 पे सब पे ए लगाया, तो वो 2 आपके तुक्के से भी तो करेक्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में तुक्के लगाने होते हैं, ये मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट के हवाले से बात बता रहा हूँ ना। जो बार बार आप लोगों का सवाल आता है कि सर ये बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अच्छा, एक और बात जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि आमतौर पे 15 to 18 क्वेश्चन बड़े बेसिक से होते हैं, और फिर एक और बात है कि इनकी ना वोकैबुलरी में रेपिटेशन भी आ रही होती है, एक जैसे वर्ड्स आ रहे होते हैं। ये नहीं होता कि सेम वर्ड ही लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन वो मीनिंग वाइज रिपीटेड होते हैं। गैसेज अगर लगाने हैं तो स्मार्ट लगाने हैं, और सबसे पहले ना किसी सवाल में फंस जाओ, स्टक हो जाओ, तो उस पर एक तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, और फिर देखना है कि अच्छा यार ये 4 ऑप्शन हैं या ये 5 ऑप्शन हैं, ये पांचवा तो लेट्स से अगर नन ऑफ दीज का है, या अगर 4 ऑप्शन हैं तो ये और ये तो आंसर बन नहीं सकते, अब इन 2 चॉइसेस पे मैं सोचूंगा। लेकिन डू नॉट गेट स्टक इन द सेम क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज दैट विल वेस्ट योर टाइम। सो बहुत ज़्यादा जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिले ना, कि जो आपको लगे कि यार सर के ऊपर से जा रहे हैं, मैंने कभी सुना ही नहीं है ये वर्ड, कोई एक आध बीच में ऐसा रहता है, तो छोड़ दो उसको, देखते साथ ही उसको छोड़ दो और आगे चले जाओ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आईओबीएम के टेस्ट में बार बार ये बात मैं आपको बताता रहता हूँ कि अटेम्प्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेक्टली कम टाइम में अटेम्प्ट करोगे, इन 70 मिनट्स में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट होंगे, करेक्ट अटेम्प्टेड होंगे, यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स। फिर स्ट्रक्चर एंड रिटर्न एक्सप्रेशन जो है, स्ट्रक्चर एंड रिटर्न एक्सप्रेशन का जो सेक्शन है, इसमें 15 क्वेश्चन है, 5 मिनट्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताना है आपने, प्रपोजिशंस बताने हैं, उनकी मिस्टेक्स हो सकती हैं, चीज़ें होती हैं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया हुआ है। जो सेंटेंस के अंदर हमने एरर आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ना, बेसिकली हमारा ये पोर्शन होता है ये वाला। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड रिटर्न एक्सप्रेशन वाला कौन सा है, जो हमने बहुत ज़्यादा अपने सेशन के अंदर या अपनी प्लेलिस्ट के अंदर या अपने चीज़ों के अंदर हमने किए हुए, ये सेंटेंस करेक्शन वाले। एरर आइडेंटिफिकेशन बल्कि करेक्शन भी नहीं है, इसमें हमने बताना है कि किस सेंटेंस में प्रॉब्लम है क्या। और इसके अंदर भी मैं बताऊं कि एक जैसी मिस्टेक्स रिपीटेड नजर आ रही होती हैं, ये नहीं होता कि एग्जैक्ट सेम सेंटेंस रिपीटेड होता है, लेकिन वही स्ट्रैटेजी चल रही होती है इनकी। ठीक है, तो आपने कभी भी यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नहीं समझ आ रहा री रीड कर लो उसको, और जिसमें क्लियर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो उसको मार्क करो। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यूजली क्या होता है, 2 पैराग्राफ्स होते हैं, एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन होते हैं, फिर एक और पैराग्राफ से भी 5 क्वेश्चन होते हैं। आमतौर पे इनके पेपर के अंदर ये रूटीन होती है, लेकिन अब डेफिनेटली कल के पेपर में इन फ्यूचर क्या होगा वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जितने अच्छे से मैं लोगों को उसकी गाइडलाइन दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 100 ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन के अंदर इतने सक्सेसफुल रहे हैं, उनके फीडबैक के ऊपर भी यूजली इसमें 2 होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपको ये क्वेश्चन साथ मार्क करने नहीं देते, रीडिंग के लिए 5 मिनट अलहदा मिलते हैं, राइटिंग के लिए आंसर मार्क करने के लिए 5 मिनट अलहदा मिलते हैं, तो नेम्स अगर कहीं पर डिस्कस्ड हैं, डेट डिस्कस्ड हैं, कोई परसेंटेजेस फैक्ट्स फिगर्स डिस्कस्ड हैं, मेजर आइडिया है, उसको आपने कंसीव करना है, मेमोराइज नहीं करना, रट्टे लगाना नहीं शुरू कर देने 5 मिनट में सुनाएंगे, कितने रट्टे लगा सकते हो आप, ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे। रीड द पैराग्राफ जस्ट लाइक यू आर रीडिंग अ नॉवल, ट्राई टू कंसीव एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। क्वेश्चन आओ क्विकली, जैसे ही वो आपको कहेगा कि अब टाइम स्टार्ट हो गया, 5 मिनट है आंसर मार्क करने के, 5 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं ना, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 के 2 पैराग्राफ्स होते हैं, या 10 का एक भी हो सकता है, लेकिन 5-5 के यूजली 2 होते हैं, 5-5 क्वेश्चन होते हैं एंड फ्रॉम 2 पैराग्राफ्स होते हैं, 5 एक पैराग्राफ में से, बाकी 5 अगले में से। तो कुछ क्वेश्चन तो डेड रिकॉल होंगे, बल्कि ज्यादा डेड रिकॉल होंगे। ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को, खुद से अजम्पशन नहीं लेनी, जो चीज वहां पे मेंशन थी, जिस तरह की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसी इंफॉर्मेशन को उठाओ, मेन आइडिया के ऊपर रहो। ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया हमारा राइटिंग एबिलिटी का। राइटिंग एबिलिटी के अंदर हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इंसर्ट करना होता है, इडियोमैटिक यूजेज हो सकते हैं, ग्रामेटिकल लॉजिक होती है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये बड़ा स्कोरिंग सेक्शन होता है। ये सबसे मैं समझता हूँ कि बेसिक और ईजी होता है इंग्लिश के पोर्शन में, ये पार्ट 3 भी इसका, और
पार्ट 4 बल्कि ये बनता है इसका, ठीक है, बल्कि पार्ट 3 का ये सेक्शन बी है, क्योंकि पेपर में इसको पार्ट 3 का सेक्शन बी कहा हुआ होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट पार्ट होता है और ये राइटिंग एबिलिटी सेकंड पार्ट होता है इसका। तो पार्ट 1 ये मैं समझता हूँ कि ईजी होता है अगर थोड़ी सी भी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, और ये होता ग्रामेटिकल भी ईजी है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपने जो है जो जो क्वेश्चन को स्टार्ट किया फ्लो में, क्वेश्चन नंबर 1 किया जी मैंने लेट से इस पार्ट का, क्योंकि 10 क्वेश्चन करने 5 मिनट्स में किया। पहले में मिस्टेक एविडेंट थी, बड़ी क्लियर थी, नजर आ रही थी, मार्क किया आंसर, आगे चलो। अगला ऊपर से गुजर गया, छोड़ दो, आगे चलते जाओ। पहले वो सारे अटेम्प्ट करो हमेशा हर सेक्शन में जो आपको 100% आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। मैंने हैवीएस्ट सेक्शन इसलिए लिखा है कि ये स्पीड वाइज बहुत हैवीएस्ट होता है। लास्ट सेशन में कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे प्रेप सेशन में, उनके एडमिशन नहीं हो पाया, और उसकी रीजन ये थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कंफ्यूज हो गए थे। ऑल्दो दे वर फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, एक रीजन ये भी थी, उनकी भी कुछ था कि तवज्जो कम थी ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है। और फिर जब क्लासेस ले रहे होते हैं तो तब अपनी बेसिस को कवर अप करते नहीं है, चीज़ों को आसान समझते हैं। तो होता बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग का आसान इनका सेक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का इनका बड़ा आसान सेक्शन होता है, लेकिन क्विकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाओ जो तुम्हें आते हैं। कि एक बच्चा कहता है जी मेरी परसेंटेजेस बड़ी स्ट्रांग है, कैंडिडेट कहता है, परसेंटेज का सवाल आया, क्विकली किया। मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, इंग्लिश टू मैथ्स आते हैं, ओके। अच्छा, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, आज भी बता रहा हूँ। इसमें ज्यादा चीजें अरिथमेटिक प्लस क्वेश्चन बेस्ड होंगी, स्टेटमेंट बेस्ड होंगी। अरिथमेटिक पे होंगी प्लस स्टेटमेंट बेस्ड होंगी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई 15 से 18 का एम रख के करेक्ट कर लेता ना, समझो सारी गेम उसने चेंज कर ली। इस सेक्शन में गेम चेंज कर गया, क्योंकि सब ज्यादा कैंडिडेट्स मार्क्स यहाँ पे लूज करेंगे, इस सेक्शन में लूज करते हैं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है, आप लोगों ने चीजें देखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आखिर में भी आया, लास्ट डेज में जिसने किसने ज्वाइन किया, किसने पहले में भी किया, या अगर आप यूट्यूब की ऑडियंस हो तो तब भी आप लोग अगर पिछली प्लेलिस्ट देखते रहे हो तो डिफिकल्टी लेवल वही होगी। हाँ, फंसेंगे वो बच्चे कि जो ये समझेंगे कि भाई एक ही जो है ना क्वेश्चन जो करवाया था सर ने वैल्यू भी वही है, ऐसा नहीं होगा ना। मैंने आपको पास पेपर्स भी करवाए, जो जो डेटा अवेलेबल था और वैलिड डेटा अवेलेबल था, आपको उससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी करवाए। तो ये चीजें देखनी है। फिर पार्ट 4 में आपने क्या करना है, नंबर और लेटर सीरीज है, ये सबसे इजी होता है, सब ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर पैटर्न को समझो, अगर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा शुरू के 10 सेकंड में 20 सेकंड में, उसको स्किप करो, आगे चले जाओ। लेकिन इसके सारे अटेम्प्ट करने हैं, इसके हर हाल में ऑल अटेम्प्ट करने हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इन 115 के 115 क्वेश्चन का सबका ये एक स्कोर होता है। चाहे आप इंग्लिश का क्वेश्चन करेक्ट करो, चाहे मैथ्स का करेक्ट करो, चाहे सीरीज करो, सीरीज में मार्क्स नहीं लूज करने। ये बहुत ज्यादा गेम चेंज करेगा सीरीज। ये इन सेंस इस तरह गेम चेंज करेगा, मतलब ऊपर आप कहोगे सर आपने कहा ये भी गेम चेंजर होगा, ये तो होगा ना कि भाई आता नहीं होगा बच्चों को। ये तरीके से गेम चेंज करेगा कि जो आपने पेपर में मार्क्स लूज किए हैं ना, पीछे अगर कोई मिस्टेक्स की हैं जो आप गेन नहीं कर सके हो, ये आपके वहां पे मार्क्स बनाएगा, ये स्कोरिंग होगा आपके लिए सेक्शन। इसको चलो गेम चेंजिंग नहीं कहते तो स्कोरिंग कह देते हैं। अब जीके में क्या होगा, इन क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन तो है नहीं है, 15 क्वेश्चन करने हैं और टाइम उस वाले से काफी ज्यादा होता है। सबसे पहले क्या करो, वो क्वेश्चन जो सीधे सीधे आते हैं, जैसा अभी पास पेपर जो करवाया मैंने उसके अंदर क्वेश्चन था ना कि जी विमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आने वाला सवाल है, मार्क कर दो। यूएनओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आता है क्वेश्चन, भाई न्यूयॉर्क सिटी है, मार्क कर दो। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है, मार्क कर दो। फीफा वर्ल्ड कप लास्ट किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। अब ये ऐसे जो आते हैं, कुछ ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ही ऊपर से जा रहे होंगे, उनको छोड़ो, फिर आखिर में आओ और इंटेलिजेंट गैसेज लगाने हैं कि अच्छा यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, कि कैलकुलेटेड गैसेज लगाने हैं, इंटेलिजेंट गैसेज लगाने हैं, बिला वजह के तुक्के नहीं लगाने। गिवन ऑर्डर के ऊपर चलना है, इसलिए टाइम बैलेंस रहेगा। ये तो वैसे भी आपको अनाउंसमेंट करेंगे, हाँ भाई सेक्शन 1 अब स्टार्ट हो रहा है, 10 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं, अटेम्प्ट कर दो पार्ट 1 इंग्लिश का, फिर अब ये अटेम्प्ट कर लो, ये कर लो। एक क्वेश्चन में स्टक नहीं रहना, स्किप एंड रिटर्न टेक्निक तमाम सेक्शन में लगानी है, स्पीड मैथ और सीरीज में बड़ी मेंटेन रखनी है। आखिर में जीके होगा, जीके होगा भी रिलैक्सिंग, टाइम भी ज़्यादा होगा, नो नेगेटिव मार्किंग है। इस स्ट्रैटेजी की बड़ी आपने जो है ना वो एडवांटेज लेना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो अब बता दिया मैंने अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर कहीं भी कोई कैलकुलेटेड गैस लगाना पड़ जाए वो कैसे लगाना है। कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स के वाले से आपका सवाल था कि भाई कितने होंगे, और टाइम मैनेज हो जाता है, हो जाता है इंशाल्लाह। हाँ, एक बात है कि वो जो करेक्शन वाला होता है ना, जिसमें आपने एरर आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, उसमें सेंटेंसेस की लेंथ सम टाइम बड़ी होती है इंग्लिश में, वो सेक्शन। और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा।
तो वहाँ पे अगर आप अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हो पेपर को और बड़े तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाओगे। तो एक बात बताऊं, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा करेक्ट भी होंगे ना, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। तो अटेम्प्ट रखनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम इंशाल्लाह, ठीक है। घड़ी पहन के जाओ ताकि खुद भी टाइम तुम साथ साथ नोट कर रहे हो, ठीक है। बार बार एग्जामिनर से पूछना ना पड़ेगा, एग्जामिनर्स के अनाउंसमेंट में मत तुम जो। हाँ, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होती IOBM के टेस्ट में, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं होता, राइट। सो आई एम होपफुल कि अगर आप इस तरीके से इंशाल्लाह इसको अटेम्प्ट करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पाओगे और इंशाल्लाह फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। फिर मैं इंटरव्यू के हवाले से भी डिटेल्स आप लोगों को गाइडलाइंस दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम। Like, comment, and subscribe.